करण अपने कमरे में सीरियस होकर एक जगह बैठा हुआ था। उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिसके जरिए वो केशव का पता लगा सके। उसके मन में बहुत सी परेशानियां छिपी हुई थी। वो उस परेशानियों को किसी को भी बता नहीं सकता था। उसने कुलपति जी और केशव के पिता से केशव के बारे में पूछ लिया था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला कि केशव कहाँ गया हुआ है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके बाबा ने तो उसे यहाँ तक बोल दिया था कि अगर वो केशव के बारे में जानना चाहता है तो उसे केशव और प्रताप की सारी छुपाई हुई सच्चाई बतानी पड़ेगी, जिसके बारे में कुलपति जी को कुछ नहीं पता है। और करण केशव और प्रताप की असलियत किसी को भी बताना नहीं चाहता था। वो ख्यालों में खोया हुआ अपने कमरे में गुमसुम बैठा हुआ था। उधर प्रताप को केशव के पिता ने बहुत बुरी तरह डांटा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की कड़वी बातें किसी के मुंह से नहीं सुनी थी। और अभी तो सिर्फ प्रताप ने केशव के पिता का ही सामना किया था। अभी केशव का आना बाकी है। उसे तो ये बात पता ही नहीं है। केशव के प्लान के मुताबिक ही प्रताप को औषधालय जलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। केशव जाते समय प्रताप से ये कहकर गया था कि किसी भी हालत में करण जिंदा नहीं बचना चाहिए, लेकिन प्रताप ने पूरा प्लान चौपट कर दिया था। उसने पूरा प्लान उल्टा कर दिया था। उसने पूरे औषधालय को जलाकर राख कर दिया था और करण फिर भी जिंदा बच गया था। प्रताप केशव के पिता के कमरे में उनके सामने अपने माथे पर दोनों हाथ रखकर बहुत ही पछतावा कर रहा था। फिर अचानक वो मुड़कर वहां से जाने लगता है। उसे इस तरह खामोश जाता देखकर केशव के पिता पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अब इस तरह भागने से कुछ नहीं होगा। कब तक ऐसे मुंह छिपाओगे? मैं तो तुम्हें माफ भी कर दूंगा, लेकिन केशव से किस तरह तुम निपटोगे ये तुम अच्छी तरह से सोच लेना, क्योंकि जब उसे तुम्हारी इस करतूत का पता चलेगा तब शायद ही वो तुम्हें माफ कर पाए। केशव के पिता ने केशव को धमकी देकर प्रताप को जलील कर दिया था। प्रताप को उसकी गलती पर लगातार कड़वी बातें सुनने को मिल रही थी। केशव के पिता की ऐसी बातें सुनकर उसने गुस्से में उनके हाथ को अपने कंधे से हटाया और जोर से कहा, कोई नहीं डरता है केशव से, और तुम भी ये अच्छी तरह समझ लो कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारी बातें सुनकर घबरा जाऊं। मैंने गलती की है, वो जानबूझकर नहीं की है। आ जाने दो मास्टर केशव को, मैं किसी से नहीं डरता। प्रताप गुस्से में केशव के पिता से इतना कहकर वहां से चला जाता है। प्रताप की ऐसी बातें सुनकर केशव के पिता बिल्कुल चौंक गए थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके ही टुकड़ों पर पलने वाला उनका ही सर्वेंट प्रताप इस तरह भी कभी बदतमीजी से बात करेगा। प्रताप का ऐसा बिहेवियर देखकर उनका दिमाग चक्कर खा गया था। वो चक्कर खाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। करण को मारने के चक्कर में अब उनमें आपस में ही जंग छिड़ गई थी। जो प्रताप कभी आंख उठाकर नहीं देखता था, आज वो केशव के पिता के सामने आंख से आंख मिलाकर उनसे घमंड भरी बातें बोलकर गया था। प्रताप केशव के पिता के कमरे से निकलकर तेज स्पीड से गांव से थोड़ी दूर एक बड़े बरगद के पेड़ के पास जा रहा था। उस बरगद के पेड़ की छांव में वही दो आदमी केशव का रास्ता देख रहे थे, जिन्होंने औषधालय पर तेल छिड़कने का काम किया था। उनसे प्रताप ने पहले ही बोल दिया था कि वो काम होने के बाद उनकी डबल कीमत देने इसी बरगद के पेड़ के पास आएगा। वो दोनों आदमी बेसब्री से प्रताप के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से प्रताप आता हुआ दिखाई दिया। प्रताप को देखकर उनके चेहरे खिल गए थे। वो सोच रहे थे कि उनके काम की आज डबल कीमत उन्हें प्रताप से मिलने वाली है, लेकिन प्रताप आज अलग ही मूड में था। जैसे ही प्रताप उन दोनों आदमियों के पास पहुंचता है, वो दो आदमी उसे देखकर नमस्ते प्रताप भैया कहकर सिर झुका लेते हैं। उन दोनों आदमियों को सिर झुकाते देखकर प्रताप थोड़ी देर चुप खड़ा रहता है। फिर थोड़ी देर तक उन्हें घूरने के बाद वो उनसे गुस्से में पूछता है, अच्छा ये नमस्ते वगैरह तो बहुत हो गया, पहले ये बताओ कि मैंने तुम्हें किस बात की कीमत देने को बोला था। प्रताप को इस तरह गुस्से में देखकर वो दोनों सोच में पड़ गए। प्रताप के इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था।
वो खामोश होकर बस उसके सामने सिर झुकाए खड़े रहे। प्रताप उन दोनों आदमियों को ऐसे खामोश देखकर गुस्से में उन दोनों आदमियों। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना जल्दी। और आपने तो देखा अभी क्या हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फिर से के बाल पकड़ लेता है और फिर उन दोनों के सिर को आपस में लड़ाकर फिर से वही सवाल दोहराता है। अब बताओ किस काम के लिए तुम्हें डबल कीमत देने का बोला था? जल्दी बताओ वरना दोनों के सिर फोड़ दूंगा। प्रताप को केशव के पिता से पहले ही बेहद बुरी फटकार सुनने को मिली थी। वो उनका गुस्सा उन दोनों आदमियों पर निकाल रहा था। उन दो आदमियों की लापरवाही की वजह से ही करण जिंदा बच गया था। प्रताप ने उन दोनों आदमियों के बालों को अपने हाथ में ले लिया था। वो दोनों दर्द से करहा रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी हिम्मत करके कहता है, प्रताप भैया हमें छोड़ दो। हमें पता है कि करण जिंदा बच गया, लेकिन हमारी गलती नहीं है भैया। हमने तो उसे अपनी आंखों से औषधालय में जाते हुए देखा था। हाँ भैया, हमें कुछ पता नहीं है कि वो वापस कब औषधालय में आ गया। हमने उसे जाते टाइम देखा था, इसीलिए हमें लगा कि वो अभी भी अंदर ही है और हमने आपके प्लान के मुताबिक पूरे औषधालय पर तेल डाल दिया। दूसरा आदमी उस पहले आदमी की बात को पूरी करते हुए कहता है। उन दोनों आदमियों की बात सुनकर प्रताप को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उनके बाल पकड़कर उनके सरों को एक बार और आपस में जोरदार टक्कर मारकर उनसे ऊंची आवाज में कहता है, तुमने पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया बेवकूफो। तुम्हारी वजह से आज मुझे जलील होना पड़ रहा है। तुमने अगर उस करण को औषधालय के अंदर जाते देख लिया था तो बाहर आते हुए क्यों नहीं देखा? उस वक्त क्या अंधे हो गए थे तुम, या फिर वो जादू से वहां से गायब हो गया? प्रताप उन दोनों आदमियों पर आग के गोलों की तरह बरस पड़ा था। वो औषधालय के जलने और करण के जिंदा बचने का पूरा गुस्सा उन दो आदमियों पर निकाल रहा था। वो अपने मुंह से और कुछ बोल पाता कि उसे उन आदमियों के बाल पकड़े हुए कुलपति जी ने देख लिया, लेकिन कुलपति जी ने कोई भी बात नहीं सुनी थी। प्रताप को इस तरह गुस्से में देखकर कुलपति जी ने दूर से ही चिल्लाकर कहा, प्रताप क्या बात है? किस बात की लड़ाई हो रही है वहां? क्यों उन दो आदमियों को मार रहे हो? छोड़ो उन्हें। कुलपति जी को अचानक वहां देखकर प्रताप के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। उनकी बात सुनकर प्रताप ने तुरंत उन दोनों आदमियों के बाल छोड़ दिए और घबराकर चुपचाप उन दोनों आदमियों के बीच में खड़ा हो गया। फिर कुलपति जी ने बरगद के पेड़ के पास आकर प्रताप से गुस्से में कहा, प्रताप ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तुम इन दोनों को इस तरह क्यों मार रहे हो? तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी है? कुलपति जी की बात सुनकर प्रताप ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कुलपति जी को इस बात का क्या जवाब दे। वो खामोश होकर अपना सिर नीचे किए हुए खड़ा रहा। प्रताप को इस तरह खामोश देखकर कुलपति जी ने वही सवाल दोहराकर उन आदमियों से पूछा, तुम बताओ मुझे क्या हो गया है? कौन सी गलती कर दी तुम दोनों ने? तुम तो वही हो ना जो कल रात को जंगली जानवर आने पर प्रताप को अपने साथ लेकर गए थे? हाँ मालिक, ये दोनों वही है। कल रात ये दोनों ही मुझे अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन मुझे आज पता लगा कि कल रात इन्होंने मुझसे झूठ बोला था। कल रात कोई भी जानवर गांव में नहीं आया था और इनके कहने पर मैं उस जंगली जानवर को ढूंढने निकल गया था। प्रताप ने उन दोनों आदमियों के बोलने से पहले झूठ बोलते हुए हड़बड़ाकर कुलपति जी से कहा। प्रताप की ऐसी बात सुनकर कुलपति जी सोच में पड़ गए। उन्होंने झट से फिर दोनों आदमियों से कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने प्रताप से झूठ क्यों बोला कि गांव में जंगली जानवर घुस आया है? इस तरह का झूठ बोलने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? प्रताप ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोल दिया था। उसने उन दोनों आदमियों पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया था। कुलपति जी की बात सुनकर वो दोनों आदमी अचानक घबरा गए। तभी उनमें से एक आदमी ने हिम्मत करके कहा,
मालिक, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम अभी अभी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी। हमारे पूरे परिवार की नींद उड़ गई थी। इसीलिए हमने प्रताप भैया से झूठ बोला और उन्हें ये कहकर रात को लेकर गए कि एक जंगली जानवर हमारे घर के पास आ गया है। प्रताप झूठ पर झूठ बोले जा रहा था और उसको ही देखकर वो आदमी भी कुलपति जी से झूठ बोल रहे थे। कुलपति जी उनकी बातों को सच समझकर थोड़ी देर खामोश रहे। फिर उन्होंने उन दोनों आदमियों से कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन आइंदा से इस तरह का कभी भी झूठ नहीं बोलना और जंगल की तरफ से अपने मकान खाली करके हमारे घरों के पीछे कोई घर देख लो। जाओ अब यहां से। कुलपति जी की बात सुनकर वो दोनों आदमी प्रताप की तरफ देखते हुए वहां से किसी भी तरह झूठ बोलकर फटाफट चले गए। प्रताप और कुलपति जी अभी भी वहीं बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे। उधर करण अपनी माँ को हर तरफ ढूंढ रहा था। उसने पूरे घर में उसकी माँ को ढूंढ लिया, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे उसकी माँ से बहुत ही जरूरी बात करनी थी। वो उनके कमरे में भी गया, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन जब वो अपने घर से थोड़ी दूर बने मंदिर में गया तो उसने देखा कि उसकी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी। उसने अपनी माँ को पीछे से आवाज लगाई, लेकिन उसकी माँ ध्यान में बैठी हुई थी। उसकी माँ को करण की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर क्या होगा अब आगे? करण अपनी माँ को क्यों ढूंढ रहा था? वो अपनी माँ से क्या जरूरी बात करने वाला है? क्या करण केशव के बारे में जानने के लिए अपनी माँ के पास आया है या कोई और बात है? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, आपके अपने पॉकेट। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।